देखिए बॉटनी की एक शाखा है पादप आकारिकी। मार्फोलॉजी एक दूसरी शाखा है पादप बड़ा थोड़ा और बड़ा पादप शारीरिकी एनाटॉमी। बॉटनी की वैसे कई ब्रांचेज हैं, हम इन दो ब्रांचेज को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ तक मार्फोलॉजी का सवाल है, मार्फोलॉजी वह शाखा है जिसमें हम पादप शरीर की बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। अब बाह्य संरचनाओं में पौधे में जड़, तना, पत्ती, पुष्प, पुष्पक्रम, इनका अध्ययन यदि हम बाहरी दृष्टि से करें तो वो शाखा होगी मार्फोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत इनकी बाह्य संरचना का तो अध्ययन करते ही हैं, साथ ही साथ इनके विभिन्न प्रकार के रूपांतरणों का भी अध्ययन किया जाता है, मॉडिफिकेशंस का। हम इस शाखा की चर्चा बाद में करेंगे। एक दूसरी शाखा है शारीरिकी एनाटॉमी। यह वह शाखा है जिसमें हम पौधे की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि जैसे जड़ की यदि बाह्य संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो हम मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, और यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं तो हम उसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आंतरिक संरचना हमें पौधे की जड़ की भी पढ़नी है, तने की भी पढ़नी है, पत्ती की भी पढ़नी है। ये तीन मुख्य भाग होते हैं। आप कहेंगे शाखा भी होता है, पुष्प भी होता है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ एनाटॉमी में हम इन तीन रचनाओं की आंतरिक संरचना को देखेंगे। अब यदि हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पौधे की कोशिका और ऊतकों का ज्ञान होना चाहिए। अब यदि कोशिका की संरचना हम पढ़ने लगेंगे तो फिर हमारा एक अलग ही पार्ट शुरू हो जाएगा, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। और यदि हम ऊतकों का अध्ययन शुरू करेंगे तो वो हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं पहले ये वाला पार्ट शुरू कराऊंगा, एनाटॉमी। यदि हम इस एनाटॉमी को शुरू करने जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले पादप ऊतकों की संरचना का अध्ययन करें। आपको ध्यान होना चाहिए 11th क्लास में पादप ऊतक और जंतु ऊतक दोनों ही पार्ट आपके थे। जंतु ऊतकों में जंतु के शरीर के अंदर मिलने वाले 4 प्रकार के ऊतकों को हम चर्चा में लेते हैं, लेकिन यहाँ पादप ऊतकों की हम संरचना को पढ़ेंगे, उनके विभिन्न प्रकार जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर एनाटॉमी में पहले पादप ऊतक। पादप शरीर में अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग स्थिति है, अलग अलग उनके कार्य हैं, उन सभी को हम यहाँ चर्चा में लेंगे। और जब उनके सारे प्रकार पढ़ लेंगे तब कहीं जाकर हम पत्ती की, जड़ की और तने की आंतरिक संरचना पर पहुंच पाएंगे। तो उनको पढ़ने से पहले हम पादप ऊतक का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पादप ऊतक। ये शब्द दिख रहे हैं आपको या और इनसे बड़े करूं? पादप ऊतक। देखिए, आप एक इस शब्द से भली भांति परिचित हैं। एक शब्द होता है कोशिका। कोशिका के बाद यदि हम बात करें तो ऊतक, ऊतक के बाद अंग और अंग के बाद तंत्र। ठीक है, कोशिका की बहुत ही साधारण सी परिभाषा है, किसी भी जीव की अति सूक्ष्मतम क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, इवन की एक जीवाणु की कोशिका भी अपने आप में एक कोशिका है। एक बहुत बड़े जीव की अति सूक्ष्म इकाई है तो वो भी कोशिका है। मैं बात यहां कर रहा हूं ऊतक की। तो देखिए, इन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। लेकिन ये परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है। ऊतक क्या है? समान कार्य और समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह है। यानी कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो समान, देखिए यहां लिखा हुआ है,
समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाली पादप कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? अब यदि यहां आ जाए जंतु ऊतक किसे कहते हैं, तो केवल यहां ये शब्द क्या आ जाएगा? जंतु कोशिकाओं का समूह। लेकिन कंडीशन देखिए, समान कार्य होना चाहिए और समान ही क्या होनी चाहिए? उत्पत्ति। ये शब्द जहां तक बात करें एनाटॉमी में, तो ये एक साइंटिस्ट थे एनग्रीव करके, उन्होंने ये शब्द दिया था। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा पादप ऊतक की, ठीक है। अब यदि हम पादप ऊतकों के क्लासिफिकेशन पर जाएं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं पादप ऊतकों के। कितने प्रकार होते हैं? 2। एक है विभिज्योतक, विभिज्योतक भी कह सकते हैं आप, और दूसरा विभिज्योतकी ऊतक भी कह सकते हैं। देखिए, या तो विभिज्योतक शब्द बोलिए या विभिज्योतकी ऊतक बोलिए। हम इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या? मेरिस्टेम, ठीक है। आप ये ना जाने, मैं यहां पर थोड़ा सा एक बार बिंदु से अलग हट के कहूं। देखिए, बायोलॉजी में, ठीक है, आपको हिंदी के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से बायोलॉजी की बात करें ना, तो आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के शब्दों को भी प्रचलन में लाएं, ठीक है। वो बहुत जरूरी है। आप जूलॉजी भी पढ़ते हैं, आपको कहीं ज्यादा उपयुक्त शब्द बोलने में भी लिखने में भी अंग्रेजी के ज्यादा ठीक रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा आप हिंदी को नजरअंदाज कर दें, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के शब्दों पर भी आप ध्यान दें। तो एक तो मैंने प्रकार क्या लिखा? विभिज्योतक और स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, ये 2 प्रकार हैं, एक विभिज्योतक और एक स्थायी ऊतक। नाम पर जाइए, विभिज्योतक यानी कि विभाजनशील, यानी कि इस ऊतक की कोशिकाएं निरंतर सदैव विभाजन करती रहती है, ठीक है। और जहां तक इनकी बात करें, ये कोशिकाएं अविभाज्य होती हैं, विभाजन नहीं करती। ये यूं कहिए कि इस ऊतक का निर्माण इन्हीं ऊतकों से बाद में होता है, यानी कि विभिज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं निरंतर नई बनती रहती हैं, पीछे की तरफ खिसकती हैं और परिपक्व होने के बाद वो स्थायी ऊतकों में बदल जाती हैं। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए, कभी कभी यही स्थायी ऊतक की कुछ कोशिकाएं यदा कदा विभाजनशील होकर और फिर नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। ये यदा कदा कभी होता है, जैसे पुलीय कैम्बियम बनती, अंतरापुलीय कैम्बियम बनती है, ऐसे ही पार्श्वीय विभिज्योतक बनता है। अभी आएंगे ये शब्द, तब आपको लगेगा कि उस समय यही कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं। लेकिन हम दिमाग में ये माने कि स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, जबकि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती हैं। अब यदि इनकी लोकेशन देखें, तो देखिए बहुत ही सरल सा, यदि हम एक पौधे की संरचना को थोड़ा सा एक जाने और उसकी एक आउटलाइन डायग्राम भी बनाएं, तो ये एक सामान्य पौधा, ठीक है, इसमें हम इसे कह सकते हैं क्या? तना। तने के ऊपर पाई जाती हैं पर्व और पर्व संधियां, और पर्व संधियों से निकलती हैं पत्तियां। किसी किसी पर्व संधि से शाखा भी निकलती है, और इन्हीं पत्तियों के कक्ष में क्या पाई जाती हैं? देखिए, पत्तियों के कक्ष में पर्ण नहीं मानती, कलिकाएं, बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कलिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एपिकल। इस लड़के ने सही आंसर दिया है। हम इन्हें हिंदी में कहें तो कक्षीय कलिका और शीर्षस्थ कलिका, ठीक है। कक्षीय कलिका और शीर्ष, ये सारे शब्द आएंगे अभी, आपको देखना बहुत इंटरेस्टिंग सी लगेगी मार्फोलॉजी भी। मैं अभी थोड़ा यहीं पर बात और एक बार क्लियर कर दूं, ये पत्ती के कक्ष में जो कलिका है, ठीक है, ये कक्षस्थ कलिका है क्योंकि पत्ती के कक्ष में है। और यदि ये कलिका कहाँ होती, तब हम इसे शीर्षस्थ कलिका कहते, ठीक है। बात यहां पर वापस आऊं, यदि ये कलिका, इस कलिका के भी 2 विकल्प हैं, 2 भविष्य हैं। ये कलिका यदि आगे चलकर शाखा बनाती है, तब हम इसे कहेंगे काइकलिका। क्या कहेंगे? काइकलिका, ठीक है। शाखा यदि बनाती है तो इससे शाखा बनेगी, या फिर इससे पुष्प भी बन सकता है, और जब पुष्प बनेगा तब हम इसे कहेंगे पुष्प कलिका, ठीक है। तो दोनों विकल्प हैं इसके पास, ठीक है।
एनीवे तना, पर्व संधियां, ये शीर्षस्थलिका, ये जड़ जिसे हम मूल कहते हैं। हम वहां बात कर रहे थे कि इनकी लोकेशन क्या है। तो देखिए विभज्योतिकी ऊतक तने के शीर्ष भाग पर पाया जाता है या फिर जड़ के शीर्ष भाग पर मिलता है। पहली चीज तो क्योंकि विभाजनशील है ये, और यही एक ऐसा भाग है पौधे का जो निरंतर विभाजन करके वृद्धि करता है। ध्यान दीजिए विभज्योतिकी ऊतक 100% जड़ और तने के शीर्ष पर तो मिलेंगे ही, इसके अलावा कल्पना कीजिए और कहां हो सकते हैं, पत्तियों के शीर्ष भाग पर भी होंगे। और सोचिए, नहीं, और देखिए यहां हो सकते हैं। जैसे कल्पना कीजिए ये तना जब छोटा था, जब ये पर्व संधियां पास पास थी, तना 15 दिन बाद, 1 महीने बाद लंबाई में बढ़ गया, तो इनके बीच में स्थान भी तो बढ़ गया। तो इससे क्या तात्पर्य निकल रहा है कि कहीं ना कहीं इन पर्व संधियों के ऊपर या नीचे भी विभज्योतिकी ऊतक है, तभी तो वहां पर विभाजन हुआ और इनकी लंबाई में वृद्धि हुई। ठीक है, सीधा सीधा सा अर्थ क्या निकला कि विभज्योतिकी ऊतक पौधे की प्राथमिक लंबाई में सहायक है। मैंने एक शब्द बोला क्या, प्राइमरी ग्रोथ, प्राथमिक लंबाई, प्राइमरी वृद्धि, प्राथमिक वृद्धि या प्राइमरी ग्रोथ। तो पौधे में 2 प्रकार की वृद्धि होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां स्पष्ट कर दूं कि विभज्योतिकी ऊतक प्राथमिक वृद्धि में मुख्य रूप से सहायक है। ठीक है, हम दूसरी बात करें स्थायी ऊतक की, तो पौधे के जो पुराने भाग हैं, जैसे ये मान लो बिल्कुल नया शीर्ष भाग है, इसके नीचे वाला जो भी भाग है, यहां पर कौन से ऊतक होंगे, स्थायी ऊतक। ठीक है, एक पौधे का चाहे वो हम प्ररो का शीर्ष भाग लें या मूल का शीर्ष भाग लें, उसमें 3 क्षेत्र स्पष्ट नजर आते हैं। कितने क्षेत्र, 3 क्षेत्र। ठीक है, एक होता है कहना चाहिए विभाजनशील, जिसमें कोशिकाएं निर्मित होती हैं, कोशिका निर्माण प्रावस्था। एक क्षेत्र होता है जिसमें कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र। और तीसरा होता है परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र में कोशिकाएं जब पहुंच जाती हैं तो वो अपना एक परमानेंट स्थायी आकार, आकृति ले लेती हैं और किस में बदल जाती हैं, स्थायी ऊतक में। ठीक है, और वो फिर अपनी जगह एक निश्चित कर लेती हैं। उनके बाद उसमें कोई विभाजन नहीं होता, केवल शरीर का निर्माण करने में और आकार को बढ़ाने में वो सहायता करती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इन्हीं के प्रकार की। तो देखिए बहुत अच्छा बिंदु है, देखिए आप वो जो वर्गीकरण के ठीक नीचे जो एरो आ रहा है ना, उसमें मैंने 3 कैटेगरीज डाली हैं, स्थिति के आधार पर, उद्भव के आधार पर और कार्य के आधार पर। आप बहुत इन बिंदुओं पे जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इन तीनों को ध्यान से समझना, बुक से भी कई बार क्लियर नहीं होते हैं। ये तीनों जो प्रकार हैं ये विभज्योतिकी ऊतक के प्रकार हैं, यानी कि मेरिस्टेम के, जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये विभज्योतक ऊतक। ठीक है, पहला देखिए लिखा मैंने स्थिति के आधार पर। उद्भव का मतलब होता है उत्पत्ति, और उत्पत्ति होता है ओरिजिन, यानी कि वो कहाँ बन रहे हैं और किस प्रकार बन रहे हैं। और तीसरा है कौन सा, कार्य के आधार पर। तीनों के अलग अलग मैंने नाम दिए। स्थिति के आधार पर अभी चित्र आएगा सामने आपके, शीर्षस्थ अंतर्वेशी पार्श्वीय। उद्भव के आधार पर प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक, और कार्य के आधार पर प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम और भरण विभज्योतक। ये 3 टर्म्स, और यहाँ पर आगे और आएगी, इन्हीं के अंदर वो 3 टर्म्स आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी, उन्हें आप थोड़ा दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें। हम अभी इस ऊतक को बाद में डिस्कस करेंगे। ये ऊतक जो आपको यहाँ पूरा नजर आ रहा है, ये प्रकार हैं किसके, सोचिए, ये वाला ऊतक स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक अभी हम आगे चलेंगे, पहले हम सारी चर्चा किस पर करेंगे, विभज्योतिकी ऊतक पर। ठीक है, तो विभज्योतिकी ऊतक में नंबर 2 पर जो है उत्पत्ति के आधार पर, अगली स्लाइड लगाएं। ये देखिए उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक है प्राथमिक विभज्योतक, प्राइमरी मेरिस्टेम, और एक द्वितीयक विभज्योतक, सेकेंडरी मेरिस्टेम। जरा गौर कीजिए, हम जिस विभज्योतक की बात कर रहे हैं ना, वो वास्तव में प्राइमरी वाले की ही बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा विभज्योतक
जो सबसे पहले बनता है, चाहे वो तने का शीर्ष भाग हो, पत्ती का हो या पर्व संधि वाला भाग हो। स्टार्टिंग में, शुरुआत में देखिए एक शब्द यहां पर आया है, गौर करें तो भ्रूण के विभज्योतक से या दूसरे किसी व्युत्पन्न से बनने वाली ऊतक को। अब ये भ्रूण आप समझ रहे हैं क्या? भ्रूण शब्द, एम्ब्रियो। देखिए मैं बताता हूं आपको, हम जब एक पौधे के उगाने की कल्पना करते हैं तो सीधा सा हमारे पास विकल्प होता है कि हम एक बीज को भूमि में डालते हैं, बीज से एक नया पौधा बनता है, तो वो उस पौधे का निर्माण पूरी तरह से डिपेंड रहता है भ्रूण पर। यानी कि हर बीज के अंदर क्या मिलता है? भ्रूण। क्या मिलता है? भ्रूण। और उस भ्रूण की कोशिकाएं पानी को अवशोषित करके सक्रिय होकर और क्या बनाती है? ऊपर तो प्रांकुर, प्रांकुर से तो प्ररोह बनता है और नीचे मूलांकुर से मूल बनती है। लेकिन प्रांकुर की कोशिकाएं और मूलांकुर की कोशिकाएं जो सबसे पहले जो टिश्यू बनाएंगी, जो ऊतक बनाएंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राथमिक विभज्योतक। मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब शुरू में तो विभाजन ही होगा, तो भ्रूण की कोशिकाओं से जो विभज्योतक बना उसे हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। और नीचे अब गौर कीजिए सेकेंडरी पर, मैंने इसीलिए इसको स्लाइड पर लिया है ताकि आप थोड़ा सा शब्दों पर जाएं। सेकेंडरी मेरिस्टेम, जब प्राथमिक स्थायी ऊतक की जीवित कोशिकाओं में आवश्यकता पड़ने पर, अभी अभी एक शब्द आया था स्थायी ऊतक में, मैंने बताया था कि वो विभाजन नहीं होते, लेकिन यहां देखो क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी, तो यदा कदा स्थायी ऊतक क्या हो गया? विभाजित होने लग गया, तो तब जो ऊतक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। यानी कि सीधा सीधा सा अर्थ ये निकला कि यदि स्थायी ऊतक में विभाजन होता है और जो नया ऊतक बनता है उसे हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी विभज्योतक। दिमाग में क्लियर कीजिएगा। देखो बायोलॉजी में जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते ना, तब तक पढ़ने का आनंद नहीं आता। आप हर टर्म को दिमाग से बिल्कुल क्लियर करके चलें। ऐसा ना मैं सोचें कि बस जो लिखा दिया उसको सुन लिया, उसको सेट कीजिए कि हाँ वाकई उसका क्या अर्थ निकल रहा है। अब आप देखिए इस पर फिर गौर करें। मैंने इसमें 3 एग्जांपल्स दिए। ये क्या? प्राथमिक विभज्योतक में शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पूलीय। अभी ये दोनों टर्म्स तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी क्योंकि डायग्राम आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन ये शब्द आपको शायद कंफ्यूज कर रहा है, पूलीय और साथ में कैम्बियम। ठीक है, ये थोड़ा आगे जाके क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कैम्बियम शब्द को हम हिंदी में कहते हैं क्या? एधा। याद आ रहा है क्या? कहां होती है कैम्बियम? बताइए। बिल्कुल ठीक कहा, संवहन पूल। संवहन पूल वो रचनाएं हैं जो जाइलम और फ्लोएम के आपस में जुड़ने से बनती है। यानी कि पौधे के शरीर में मिलने वाला ऐसा ऊतक जो जल, खनिज तथा भोज्य पदार्थों का क्या करता है? गमन नहीं बोले, संवहन बोलिए। संवहन में सहायता करता है। क्या कहलाता है? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक की जब हम बात करेंगे आगे तो जाइलम और फ्लोएम ही आएगा, लेकिन जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और पट्टी मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? कैम्बियम। क्या कहते हैं? और ये कैम्बियम के आगे मैंने एक शब्द क्या जोड़ दिया? पूलीय कैम्बियम। ठीक है, तो पूलीय कैम्बियम वो कैम्बियम है जो संवहन पूल के अंदर ही होती है। फिर आप सोचेंगे एक दूसरी कौन सी होगी, तो एक और होती है अंतरापूलीय। ठीक है, वो 2 संवहन पूलों के बीच में होगी। आपको शायद ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लेकिन अभी आगे क्लियर होगा जब आप डायग्राम पढ़ेंगे ना, जब ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये 3 तरह के ऊतक कौन से कहलाएंगे? प्राइमरी। प्राइमरी क्यों कहलाएंगे? ये शुरू में ही बन जाते हैं। जबकि नीचे देखिए 2 लिखे क्या मैंने? कॉर्क कैम्बियम और अंतरापूलीय। ये वो ऊतक हैं जो शुरू में नहीं बनते बल्कि बाद में आवश्यकता पड़ने पर बनते हैं। अब आप देखिए इसमें कॉर्क कैम्बियम और अंतरापूलीय आया, तो अंतरापूलीय को तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए एक संवहन पूल ये बनाया मैंने, एक संवहन पूल ये बनाया, कल्पना कर लीजिए। ठीक है, ये 2 मैंने संवहन पूल बनाए, इसमें मैंने ये क्या बना दिया? जाइलम बना दिया। ये क्या बना दिया? फ्लोएम। और इसके बीच में ये क्या बना दी? तो ये जो कैम्बियम बनाई ये तो पूलीय कैम्बियम हो गई।
ठीक है, ऐसे ये भी क्या हो गई, पूलीय कैम्बियम, लेकिन यहां जो कैम्बियम बनेगी बाद में जाकर उसे क्या कहेंगे, अब तो हुआ क्लियर। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे कहां, हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे द्वितीयक वृद्धि। क्या पढ़ेंगे, द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। बता सकते हैं, प्राथमिक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि का क्या अर्थ है, हैं? नहीं नहीं, द्वितीयक वृद्धि का अर्थ है तने की या जड़ की मोटाई में होने वाली वृद्धि। एक तो देखिए, यदि मान लीजिए तना एक तो ऐसे ग्रोथ कर रहा है, ये तो होगी प्राथमिक वृद्धि, ठीक है, और साथ ही साथ जब वो बड़ा होगा तो इधर भी तो वृद्धि करेगा, तो ऐसे जो वृद्धि होगी व्यासीय वृद्धि, उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक वृद्धि कहेंगे। और जब द्वितीयक वृद्धि होती है तभी ये दोनों ऊतक बनते हैं, ठीक है, यानी कि उस समय ये बनेंगे, यानी कि पौधे के शुरुआत में जब एक नवोद्भिद पौधा होता है तब कभी भी द्वितीयक विभज्योतक नहीं बनता, बाद में जाकर बनता है। मेरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? इसीलिए नाम क्या दिया हमने, उत्पत्ति के आधार पर। आगे वाली स्लाइड लें। अब देखिए आगे लिखा है दूसरी कैटेगरी स्थिति के आधार पर। हम प्रकार पढ़ रहे हैं किसके, विभज्योतक के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पढ़ रहे हैं। और हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि ये ऊतक या तो तने के शीर्ष भाग पर है, या पर्व संधियों पर है, या पत्तियों के आधार भाग पर है, या जड़ के शीर्ष भाग पर है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ग्रोइंग रीजन्स, वृद्धिशील भाग यही होते हैं जहां पर निरंतर विभाजन के द्वारा नई नई कोशिकाएं बनती है। हमने स्थिति ले ली, उससे पहले हमने क्या लिया था, उद्भव। उद्भव को हम ओरिजिन कहें, उत्पत्ति कहें। स्थिति देखिए, तीन मैंने पार्ट लिखे, शीर्ष, अंतर्वेशी और पार्श्वीय, ठीक है, एपिकल, इंटरकैलरी और मेरिस्टेम मेरिस्टेम और लेटरल टिश्यू। आप देखिए इसका चित्र हो सकता है आपको यहाँ थोड़ा स्पष्ट ना हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए ड्रा कर रहा हूँ, और आप उसको यदि चाहें तो अपनी कॉपी में बेशक ड्रा कर सकते हैं। शीर्षस्थ, इसे हम कहेंगे अंतर्वेशी, और इधर वाला कहलाएगा पार्श्वीय। ये तीनों ही विभज्योतक हैं, यानी कि तीनों ही भागों में क्या नजर आएगा, विभाजन, लेकिन लोकेशन, स्थिति, पोजीशन देखें तो तीनों की अलग अलग है। शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। शीर्षस्थ पर नजर डालिए, ये वाला बिल्कुल तने के शीर्ष भाग पर। अब इसकी विशेषताएं देखें तो इस भाग की कोशिकाएं चूंकि शीर्ष भाग पर हैं, बिल्कुल नई कोशिकाएं हैं, पतली भित्ति वाली। देखिए हम जब कभी भी हर ऊतक के प्रकार के साथ साथ उसका जब वर्णन पढ़ेंगे ना, तो हम कोशिकाओं की विशेषता जानेंगे, और उनमें गिनी चुनी 5-7 टर्म्स आएंगी जो बार बार रिपीट होंगी। और वो टर्म्स क्या क्या होंगी मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। हम हर जगह एक तो बात करेंगे किसकी, कोशिका भित्ति की, पहले उन्हें क्लियर कर देता हूं। कोशिका मतलब जहां पर भी कोई ऊतक का हम मान लीजिए वर्णन कर रहे हैं, तो हम जिन बिंदुओं को वहां चर्चा में लेंगे उनमें एक बिंदु क्या होगा, कोशिका भित्ति। क्या आप परिचित हैं कोशिका भित्ति से? कोशिका भित्ति, देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं बिल्कुल आपको बेस से लेके चलूं, आपको कोई टर्म्स क्लियर नहीं हो तो
हो सकता है क्लियर हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि शायद नहीं आती हो। कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली के बाहर मिलने वाली सुरक्षात्मक परत कोशिका भित्ति कहलाती है। हर पादप शरीर में ये पाई जाती है। हम पादप कहते ही उसे हैं जिसके अंदर कोशिका भित्ति होती है। यदि कोशिका भित्ति नहीं है तो फिर वो पादप नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरा, हर पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन भी उसमें होता है। लेकिन इसके साथ साथ यदि कुछ मॉडिफाइड टिश्यूज हैं, कुछ और ज्यादा कहना चाहिए टिश्यूज में कुछ और ज्यादा परिपक्वन आ गया है, तो फिर वहां पर सेलुलोज और पैक्टिन के अलावा हेमीसेलुलोज जमा हो सकता है, लिग्निन का जमा हो सकता है, सुबेरिन का हो सकता है। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, जो उन पर जमा होकर उन्हें और कहीं ज्यादा कठोर बना देते हैं। तो हम एक तो कोशिका भित्ति की चर्चा करेंगे, एक हम ये जानेंगे कि उस ऊतक की कोशिकाओं में जीव द्रव्य कैसा है। क्या बोल रहा हूं मैं? तो जीव द्रव्य की सघनता का हम वहां पता करेंगे, जीव द्रव्य कैसा है। एक हम ये भी जानेंगे केंद्रक है या नहीं। एक हम बात करेंगे हरित लवक की, कि हरित लवक एक तरीके से प्रेजेंट है या नहीं है और किस प्रकार का है, कम मात्रा में या अधिक मात्रा में। ये 4-5 बिंदु हम हर जगह डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैं शीर्षस्थ विभज्योतक की बात करूं, चूंकि ये सबसे शीर्ष भाग पर है, इसकी कोशिकाएं महीन पतली कोशिका भित्ति वाली होती हैं, सेलुलोज डिपॉजिट होता है, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। एक और शब्द जो मैं यहां भूल रहा था वो है कौन सा? अंतर कोशिकीय कोशिक स्थान। जानते हैं क्या होता है? बताइए। अंतर कोशिकीय स्थान। देखिए, जैसे ये एक कोशिका मैंने बनाई, मैंने दूसरी यहां बनाई, इस तरीके से कई कोशिकाएं बना दी। अब आप देखिए इनके बीच में जगह बन गई। यहां ये जो जगह रह जाती है इसे कहते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी पादप ऊतकों में ये स्थान हो। कुछ ऊतक जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, दृढ़ ऊतक नाम सुना है, उसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। और मैं अभी बात कर रहा हूं शीर्षस्थ की, इसमें भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। लेकिन सबसे खास बात, निरंतर विभाजनशील होती हैं इसकी कोशिकाएं। हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो ये तो या तो तने के शीर्ष भाग पर होगा या फिर नीचे भूमि के नीचे जड़, तो जड़ के शीर्ष भाग पर भी यही ऊतक होगा। ठीक है, कौन सा? शीर्षस्थ विभज्योतक। निरंतर विभाजनशील है। आप कहिए कि चूंकि हम विभज्योतक पढ़ रहे हैं तो विभाजन तो सभी में होगा, ठीक है, सभी में निरंतर विभाजन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा और कहना चाहिए स्पीडली विभाजन शीर्षस्थ में होगा। यहां पर आ जाइए दूसरे, इसे हम कहेंगे अंतर्वेशी। नाम पर ही थोड़ा गौर करें तो अंतर्वेशी का मतलब है एक तरीके से किन्हीं दो चीजों के मध्य मिलने वाला। आप सभी जानते हैं तने पर पाई जाती हैं पर्व संधियां। ये क्या है? डार्क डार्क पर्व संधियां। ठीक है, इन पर्व संधियों के आधार भाग पर, पर्व संधियों के आधार भाग पर, या जैसे यहां से मान लीजिए क्या निकली पत्ती, तो पत्ती के आधार भाग पर कौन सा ऊतक मिलेगा? अंतर्वेशी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पर्व संधि के आधार भाग पर कुछ कोशिकाएं निरंतर विभाजन करके पर्व की लंबाई में सहायता करती हैं, लंबाई को बढ़ाने में। अब ये पर्व क्या है? एक पर्व संधि ये रही, एक पर्व संधि ये रही, इसके बीच का स्थान पर्व। पर्व को कहते हैं इंटरनोड और पर्व संधि को कहते हैं नोड। दो शब्द आगे देखिए, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा अंग्रेजी के शब्दों पर भी गौर करें। पर्व संधि क्या कहेंगे इसे? नोड कहते हैं। पर्व संधि को नोड कहते हैं, पर्व संधि को नोड कहते हैं और पर्व को इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो पर्व संधियों के बीच का स्थान पर्व कहलाता है। पर्व में अंतर्वेशी विभज्योतक नहीं होता,
पर्वसंधि के आधार भाग पर होता है, पर्वसंधि के आधार भाग पर। और वो जब उसमें विभाजन होता है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि जैसे ये मान लीजिए पर्वसंधियां हैं, यहाँ की कुछ कोशिकाएं ऊपर नीचे, यहाँ की कुछ कोशिकाएं ऐसे विभाजन हुई तो इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या अर्थ निकला? प्रश्न पूछा जाए अंतर्वेशी विभज्योतक का क्या कार्य है? पर्व की लंबाई में वृद्धि करना। और पर्व समझ रहे हैं ना आप, दो पर्व संधियों के बीच का स्थान। आया समझ में? अंतर्वेशी विभज्योतक घास कुल के जो पौधे होते हैं, ग्रेमिनी कुल के पौधे, घास वगैरह जिसमें आती है, रिक्विसिटम वगैरह, वहां बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। और आप देखिए जितना ज्यादा उन्हें काटा जाता है वहां पर वृद्धि उतनी ही तीव्र हो जाती है, ग्रोथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, हम बात करें तीसरा पार्श्वीय विभज्योतक। ध्यान देना, हर एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, शीर्ष प्रमुखता और बोलते हैं ऐसे। ठीक है, कुछ पौधे होते हैं जिनके यदि हम टॉप रीजन्स को, शीर्ष भागों को कैंची से कट कर देते हैं ना, तो उनके नीचे वाले भाग अधिक घने हो जाते हैं और इस गुण को शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। ये तो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें बिंदु आ रहा है कायिक जनन का। ठीक है, तो कायिक जनन, अब आप सोचें एक उच्च वर्ग का पौधा एंजियोस्पर्मी पौधा है और हम सोचें कि उसके ना सारे हिस्सों को काट देते तो उनमें और ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं होता। जो लोअर प्लांट्स होते हैं, निम्न वर्ग के पौधे होते हैं, उनमें कायिक जनन बहुत तेजी से होता है और कायिक जनन के द्वारा वो वृद्धि करते हैं। घास उसी का एक उदाहरण है। ठीक है, हम इसे एक तरीके से कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, वो चीज है। और यहाँ पर जो हम कटिंग की बात कर रहे हैं, तो घास कुल के पौधों में जो ये वाला अंतर्वेशी विभज्योतक है, इनके स्थानों को बीच बीच से काटा जाए तो ये बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि उस कुल के पौधों में शीर्षस्थ विभज्योतक भी है, लेकिन अंतर्वेशी विभज्योतक कहीं अधिक एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। आ जाइए तीसरे पर, और वो है पार्श्वीय। मैंने कुछ देर पहले ही कहा था ये विभज्योतक प्राथमिक विभज्योतक नहीं है, ये बाद में बनता है। ठीक है, आप इसकी लोकेशन देखिए, यहां पर उस चित्र में भी देखो नजर आ रहा है, साइड से नीचे देख रहे हैं आप, ये वाला पार्श्वीय विभज्योतक। ये शुरू में नहीं बनता, बाद में बनता है। और सामान्यतया द्विबीजपत्री पौधे जिनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, उनमें ये बाद में बनता है। इस ऊतक का सोचिए कार्य क्या होगा, क्या हो सकता है? चौड़ाई मत बोलिए, मोटाई बोलिए। ठीक है, तने की मोटाई में वृद्धि करना। ठीक है, तब ये बनता है। यानी कि इस ऊतक का निर्माण देखा जाए तो स्थायी ऊतकों के वापस से विभाजनशील होने से आवश्यकता पड़ने पर बनता है, लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्वीय विभज्योतक। कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड लगाओ। देखिए आगे आया कार्य के आधार पर हमारा तीसरा आधार। हम जब कभी भी कोई क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ते हैं तो हमारा आधार बनता है। विभज्योतक का तीसरा आधार जो प्रकार में हम पढ़ रहे हैं वो है कार्य, फंक्शन के आधार पर। मैंने तीन यहाँ पर नाम इस पर रिप्रेजेंट करें, प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम और भरण विभज्योतक। ठीक है, प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम और भरण विभज्योतक। प्रोटोडर्म पर आइए, यानी कि हमने विभज्योतक की अब जो तीन कैटेगरीज बनाई हैं उनके ये अलग अलग नाम दिए हैं। प्रोटोडर्म से आगे चलकर में एक नया शब्द आ रहा है फिर आपके पास, एपिडर्मिस बनती है। अभी तक बोला ही नहीं था मैंने। क्या आप जानते हैं एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस हिंदी में कहें तो अधिचर्म क्या होती है? देखिए अब यहां पर इनको समझने के लिए मैं यहां पर 4-5 शब्द लिख रहा हूं, पहले आप उनसे भली भांति परिचित हो लें। और ये जो शब्द हैं ये किसी जड़ या तने की आंतरिक संरचना में बाहर से भीतर के क्रम में पाई जाने वाली परतों के नाम हैं। मैंने एक शब्द यहां लिखा एपिडर्मिस, पहला वर्ड लिखा मैंने एपिडर्मिस, दूसरा हाइपोडर्मिस, तीसरा कॉर्टेक्स,
चौथा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। पांचवा पेरीसाइकल। छठे नंबर पर संवहन पूल। छठे नंबर पे संवहन पूल। और इनके यदि हम थोड़े हिंदी के शब्दों को देखें तो वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है, हम उनको भी थोड़ा सा देख लें। एपिडर्मिस, बोलिए, अधिचर्म। हाइपोडर्मिस, नहीं आता। यानी कि अब आप भी मान रहे हैं कि ये शब्द ज़्यादा इजी है। अधश्चर्म, हाइपोडर्मिस, अधश्चर्म, ठीक है। कॉर्टेक्स, वल्कुट। एंडोडर्मिस, अंतःचर्म। पेरीसाइकल, परिरम, ठीक है। संवहन पूल, वैस्कुलर बंडल्स। अब देखिए मैंने ये नाम क्यों दिए। मैंने यहां एक शब्द लिखा प्रोटोडर्म। आप यूं मान लीजिए कि जैसे ये एक विभज्योतिकी ऊतक मैंने इस तरीके से ऐसे बना दिया, ये एक विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाएं ऐसे दर निरंतर दर ऐसी बनती जा रही हैं। इनके बीच में ये केंद्रक हमने बना दिया, अंतर कोशिकीय स्थान ऐसा नहीं है, ये विभज्योतिकी है। अब इस विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाओं को हम तीन भागों में बांट रहे हैं। वो कोशिकाएं जो आगे चलकर क्या बनाएंगी, एपिडर्मिस। जिन कोशिकाओं से आगे चलकर एपिडर्मिस बनेगी हम उसको क्या कहेंगे, प्रोटोडर्म, ठीक है। यहां पर ये प्रो शब्द है, ओ की मात्रा और लगेगी, प्रोटोडर्म नहीं है, प्रोटोडर्म है। ये चीज क्लियर हो गई। यानी कि ऐसा विभज्योतक जो आगे चलकर क्या बनाने वाला है, एपिडर्मिस, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोडर्म। क्लियर हो गया। आप शायद कंफ्यूज हैं कि ये कहां पर हैं, तो हर तने में, जड़ में, बाहर से भीतर के क्रम में ये परतें पाई जाती हैं। बाहर से भीतर यानी कि सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, ठीक है। अब एक परत का नाम दे दिया हमने एपिडर्मिस, उसके अंदर उसके भीतर हाइपोडर्मिस होगी, फिर कॉर्टेक्स का बहुत बड़ा सारा क्षेत्र होगा, फिर एंडोडर्मिस होगी, फिर परिरम पेरीसाइकल होगा, फिर संवहन पूल होंगे, और सबसे अंत में बोलिए पित्त या मज्जा होगी। सबसे अंत में क्या होगा, पित्त या मज्जा। ये तो हमने क्रम पढ़ लिया कि भाई बाहर से भीतर कौन कौन से लेयर्स मिलती हैं। अब यहां पर वापस आइए, ऐसा विभज्योतक जिसे कि हम प्रोटोडर्म कह रहे हैं, आगे चलकर क्या बनाएगा, एपिडर्मिस। ऐसा विभज्योतक जिसे हम भरण विभज्योतक या ग्राउंड मेरिस्टेम कहते हैं, इससे आगे चलकर देखिए क्या क्या बनेगा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, ठीक है। ये सब चीजें समझ में आया क्या। यानी कि हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस ये किससे बनेंगे, भरण ऊतक से। और लास्ट में कौन सा बचा, प्रोकेम्बियम। वो विभज्योतक है जो आगे चलकर क्या बनाएगा, संवहन पूल। और संवहन पूल के अंदर फिर होते हैं मज्जा, मतलब उसके भीतर और मिलते हैं। मज्जा मैंने लिखा नहीं, एक तो मिलता है मज्जा, मज्जा को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पित्त। और एक और शब्द है मज्जा किरणें। एक तो मज्जा और एक मज्जा किरणें, ये दो चीजें और होती हैं संवहन पूल के भी भीतर, ठीक है। तो ऐसे में वापस से रिपीट कर रहा हूं, गौर करना मेरे सेंटेंस पर। ऐसा विभज्योतक जिससे एपिडर्मिस बनती है क्या कहलाता है, प्रोटोडर्म। ऐसा विभज्योतक जिससे आगे चलकर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस बनती है कहलाता है भरण विभज्योतक है। हाँ, इसमें पेरीसाइकिल भी आएगा। और ऐसा विभज्योतक जो आगे चलकर संवहन पूल, मज्जा और मज्जा रश्मियां बनाता है क्या कहलाएगा, प्रोकेम्बियम। क्या कहलाएगा,
प्रोकेम्बियम। तो केम्बियम का प्राथमिक रूप क्या कहलाता है? प्रोकेम्बियम। हम प्रोकेम्बियम को हिंदी में प्राक एधा भी कह सकते हैं। तो ये तीसरा आधार ले लिया क्या विभज्योतक का? ठीक है। अब एक और टॉपिक आ रहा है आगे, फिर मैं एक पूरा ब्रीफ में आपको एक चार्ट के रूप में ब्रीफ करूंगा, और वो है शूट अपेक्स। नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। प्ररो, शीर्ष, शूट अपेक्स। यहां पर भी एक थ्योरी हम पढ़ेंगे। उस थ्योरी में जो 2-3 टर्म्स आएंगी वो जनरली छात्रों को कंफ्यूज करती है और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या थ्योरी है। देखिए, एक शब्द, एक हेडिंग आ रहा है प्ररो शीर्ष। प्ररो का मतलब जान रहे हैं? प्ररो अंग्रेजी में कहें तो शूट, नहीं जानते? हाँ, तने को ही हम दूसरे रूप में क्या कहते हैं? प्ररो कहते हैं। यानी कि पौधे का वायुवीय भाग, देखिए पौधे के वायुवीय भाग को हम तना कहते हैं और पौधे के भूमिगत भाग को जड़ कहते हैं, अवायुवीय भाग को। तने को हम एक दूसरे रूप में प्ररो भी कह सकते हैं और प्ररो को इंग्लिश में शूट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि शूट और रूट ये दो शब्द होते हैं। प्ररो के हम किस भाग की बात कर रहे हैं? जैसे ये मैंने चलो तना बना दिया और तने का मैंने ये कौन सा भाग? शीर्ष भाग बना दिया, इसका नाम हो गया प्ररो शीर्ष। डेफिनेटली इसमें कौन सा ऊतक होगा? शीर्षस्थ विभज्योतक। इसमें कौन सा ऊतक होगा? शीर्षस्थ विभज्योतक। दिख रहा है? अरे प्ररो शीर्ष में कौन सा विभज्योतक होगा? शीर्षस्थ विभज्योतक। अब इस शीर्षस्थ विभज्योतक के कार्य को लेकर कि ये क्या करता है, दो थ्योरीज दी गई हैं। कितनी थ्योरीज हैं? थ्योरीज का मतलब है दो साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए, अपने अपने विचार दिए। एक थ्योरी का तो नाम है ट्यूनिका कार्पस और दूसरी थ्योरी है हिस्टोजनवाद। एक तो ट्यूनिका कार्पस है, दूसरी कौन सी है? हिस्टोजनवाद। मैंने दोनों की थ्योरीज के सामने ब्रैकेट में उनके साइंटिस्ट के नेम लिखे, एक है सिमिट और दूसरा है हेंस्टीन। समझ में आया क्या? तो ये दो थ्योरीज हम क्यों पढ़ रहे हैं? गौर कीजिए, हमने ये थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक प्ररो के शीर्ष पर मिलने वाला जो शीर्षस्थ विभज्योतक है, एपिकल मेरिस्टेम है, उसका कार्य क्या है। उसके कार्य को लेके, उसके भविष्य को लेकर दो साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने विचार दिए। समझ में आया क्या? लिख ली दोनों थ्योरीज। प्ररो का वह भाग जो सबसे तरुण पत्ती के ऊपर होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ एक फिर शब्द आ गया तरुण पत्ती। तो आप सभी जानते हैं जो भी तना होता है उसके शीर्ष भाग पर छोटी छोटी पत्तियां नहीं होती है, बिल्कुल छोटी छोटी सी, नाजुक सी, बहुत कोमल सी, और उन कोमल पत्तियों के ऊपर जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? प्ररो शीर्ष। तो साफ लिखा है प्ररो का वह भाग जो सबसे तरुण पत्ती के ऊपर की ओर होता है, प्ररो शीर्ष कहलाता है। इस भाग पर शीर्षस्थ विभज्योतक को हम कार्य के आधार पर दो विचारधाराओं के रूप में पढ़ेंगे, ट्यूनिका कार्पस और दूसरा है हिस्टोजनवाद। ट्यूनिका कार्पस, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये थ्योरी है। हो सकता है आपको ये डायग्राम थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन हमने इस डायग्राम को पहले चर्चा करें। इसमें देखिए सारी की सारी ये जो कोशिकाएं हैं जितनी भी हैं सारी विभज्योतकी कोशिकाएं, क्योंकि शीर्ष विभज्योतक का पार्ट लिया है। लेकिन हमने इन कोशिकाओं को दो क्षेत्रों में बांट दिया। कितनों में? दो में। आप गौर से देखिए, एक ये वाली परत देख रहे हैं सबसे बाहर, दिख रही है आपको? इस परत को, इस परत का नाम है ट्यूनिका। इस परत का क्या नाम दिया हमने? ट्यूनिका। यानी कि साफ सा जाहिर है ट्यूनिका कार्पसवाद ये कहता है कि प्ररो शीर्ष पर पाया जाने वाला जो विभज्योतक है उसके बाहर की जो परत होती है वो परत एक भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी? दो परतें। यानी कि जैसे मैं थोड़ा यहां पर भी चित्र को डार्क कर दूं तो ये जैसे एक मैंने परत बना दी, ठीक है, और इसी के नीचे एक और परत बना दी। तो ये जो दो परतें हैं इनको तो क्या कह रहे हैं? ट्यूनिका कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? तो ट्यूनिका। और इसके फिर नीचे जितनी भी और परतें हैं उन्हें कहा जाता है कार्पस।
ठीक है, ये तो चलो नाम दे दिए कि ट्यूनिका बाहर वाली हो गई और कार्पस अंदर वाली। फिर ट्यूनिका का कार्य क्या है? ट्यूनिका आगे चलकर एपिडर्मिस बनाती है और कार्पस से शेष बनते हैं। देखो लिखा हुआ है, ट्यूनिका बाहर की ओर एक या दो परतों में बनी होती है, अपनतिक विभाजन के द्वारा क्या बनाती है? फिर एक नया शब्द आया, क्या? ये अपनतिक विभाजन क्या है? देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर गौर करें, ये मान लीजिए मैंने एक परत बनाई ट्यूनिका की, बना दी सबसे बाहरी परत, मैंने इसका नाम दिया ट्यूनिका, और यहां मैं बोल रहा हूं कि ये परत अपनतिक विभाजन से क्या बनाएगी? एपिडर्मिस। तो अपनतिक विभाजन वो विभाजन होता है जिसमें कोशिका अपने पैरेलल, अपने समानांतर बाहर की तरफ नई कोशिकाएं काटती हो, बिल्कुल क्षैतिज तल में जब नई कोशिकाएं बनाती है तो हम उस विभाजन को क्या बोलते हैं? अपनतिक। यानी कि ट्यूनिका की जो परत की कोशिकाएं हैं वो अपनतिक विभाजन से बाहर की तरफ जो परतें बनाएंगी एपिडर्मिस कहेंगे उसे। फिर कार्पस, कार्पस मैंने कहा अंदर जो भी ऊतक है, ये देखिए ये वाला जितना दिख रहा है आपको सारा सारा, ये कौन सा है? कार्पस। ठीक है, इससे आगे चलकर एपिडर्मिस को छोड़ के शेष सारा भाग बनेगा। अब एपिडर्मिस के बाद कौन कौन से भाग थे? अभी मैंने यहाँ क्रम से लिखे थे, इसीलिए लिखे थे कि वो बार बार आएंगे। तो एपिडर्मिस के बाद और क्या क्या बचा? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम, मज्जा, जितना भी पार्ट और बचा वो सब किससे बनेगा? बोलिए, कार्पस से। तो देख लो साफ लिखा है, इससे भरण विभजोतक और प्रोकेम्बियम, बात वही आ गई। अभी अभी ये दो शब्द आए थे पीछे, आप पेज पलट के देखिए अपने नोट्स में, आपने एक तो प्रोकेम्बियम लिखा है जिससे संवहन ऊतक बनते हैं, और भरण ऊतक विभजोतक में आपने वो सब लिखा है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, आ गया सारा। यानी कि ओवरऑल जो ये श्मिट ने जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दी वो ये बताती है कि प्ररोह शीर्ष पर पाया जाने वाला जो शीर्षस्थ विभजोतक है उसमें बाहर की तरफ की परतों को ट्यूनिका कहते हैं जिससे एपिडर्मिस बनती है, अंदर वाली परतों को कार्पस कहते हैं जिनसे संवहन पूल, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब रिमेनिंग पार्ट बनता है। ठीक है, ये तो हमने श्मिट की ट्यूनिका कार्पस पढ़ी। ठीक है, ऐसे ही एक और थ्योरी है जिसे भी हम मानते हैं और वो है हिस्टोजन थ्योरी। नेक्स्ट स्लाइड, हिस्टोजन थ्योरी। आप देखिए इसमें भी आपको डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आएगा, मैं यहीं क्लियर कर देता हूं। हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी हेंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। अब हिस्टोजन थ्योरी में हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक प्ररोह शीट्स का ये ऐसा पार्ट बना रहा हूँ। अब ये शीट्स रूट का भी हो सकता है और मैंने इस तरीके से ये कोशिकाएं पैरेलल में बनाता जा रहा हूँ। ये सारी कोशिकाएं बाहर से भीतर के क्रम में इस तरीके से ऐसे अरेंज्ड हैं और इन्हीं परतों को हम अब अलग अलग नाम देकर इस हिस्टोजन थ्योरी को जानेंगे। ये देखिए, ये मैंने प्ररोह शीट्स ने लेकर मूल का शीट्स ले लिया, बात तो वही है। ऐसा नहीं मत मान के चलिए कि तने पर ही ये रूल अप्लाई होगा, ये जड़ के शीट्स पर भी होगा क्योंकि विभजोतक को वहां पर भी है। हम तो शीर्षस्थ विभजोतक को कार्य के आधार पर देख रहे हैं कि दो थ्योरीज क्या थी। आप देखिए हिस्टोजन थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहती है कि शीर्ष भाग पर विभजोतकी ऊतक को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला नाम है डर्मेटोजन, डर्मेटोजन। दूसरा भाग है पेरिब्लेम और तीसरा है
पिलीरोम। आप इनके हिंदी के शब्द भी लिख सकते हैं। डर्मेटोजन को त्वचाजन कहेंगे, त्वचाजन, ठीक है। पेरीब्लेम को कहेंगे वल्कुटजन, वल्कुटजन, और पिलीरोम को कहेंगे रंभजन। डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और पिलीरोम, ये तीन मैंने पार्ट कर दिए शीर्ष विभज्योतक के। इधर देखिए अब इस वाले डायग्राम पर देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको सबसे बाहर वाला 2 या 3 परतों का दिख रहा है क्या, इसे क्या कहेंगे, डर्मेटोजन, ठीक है। डर्मेटोजन के ठीक भीतर की कोशिकाओं की जो ये परतें दिख रही है यहां से यहां तक की, इसे क्या कहेंगे, पेरीब्लेम। और फिर यहां सेंटर का जो पार्ट होगा ये वाला जो मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, इसे कहेंगे पिलीरोम। अब आप गौर कीजिए ट्यूनिका कार्पस से, ट्यूनिका कार्पस ने तो सिंपली ये कहा था कि बाहर की 2 परतें एपिडर्मिस बना देती है, बाकी का निचला सारा ऊतक भरण ऊतक प्रोकेम्बियम बनाता है। जबकि यहां ये कुछ अलग कह रहा है, यहां ये कह रहा है कि चाहे वो तने का शीर्ष हो या जड़ का शीर्ष हो, हम यदि बाहर की कुछ परतों को देखें शीर्ष भाग में, शीर्ष वाले भाग की बात कर रहा हूं, तो केवल बाहर की 2-3 परतें डर्मेटोजन के रूप में जानी जाती हैं, जिनसे आगे चलकर एपिडर्मिस बनेगी। आगे चलकर क्या बनेगी, फिर उस डर्मेटोजन के भीतर की 5-7 परतें पेरीब्लेम कहलाती हैं, जिनसे आगे चलकर भरण ऊतक या कॉर्टेक्स बनेगा। भरण ऊतक, जब देखिए मैं भरण ऊतक की बात करूं तो आप 3 शब्दों को दिमाग में ले आए, कौन कौन से, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ठीक है। अब आपको हाइपोडर्मिस शब्द अच्छा लग रहा है या अधश्चर्म, हाइपोडर्मिस ज्यादा बेटर लग रहा है, तो वो चीज देखें आप, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। पेरीब्लेम डर्मेटोजन के ठीक भीतर वाली परतों का भाग है, मतलब परतों की कोशिकाएं जिनसे आगे चलकर क्या बनने वाला है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। फिर बात करें किसकी, पिलीरोम की, तो पिलीरोम सबसे भीतर वाला सेंटर रीजन हो गया। इससे क्या बनेगा, कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, मज्जा, मज्जा रश्मि वगैरह साफ लिखा हुआ। देखो गौर कीजिए, मैंने बहुत स्पष्ट कराया। सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, पेरीब्लेम हाइपोडर्मिस बनाएगी, जनरल कॉन्टेक्स और एंडोडर्मिस, और पिलीरोम से ये सारे बन गए, ठीक है। रंभजन हिंदी के शब्द हैं ये, त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन, ठीक है। अब मैं एक शब्द आपसे एक प्रश्न करता हूं, मैंने एक जगह शब्द लिखा रंभ और एक जगह लिखा परिरंभ। एक मिनट, रंभ और परिरंभ, रंभ को इंग्लिश में कहते हैं स्टील और परिरंभ को कहते हैं पेरीसाइकल। वैसे ये क्लियर मैं आगे करने वाला था, लेकिन चलो यही क्लियर कर देता हूं, रंभ और परिरंभ क्या है। बिल्कुल सही आंसर दिया इसने। इधर देखिए आप जरा एक काल्पनिक चित्र बनाते हैं हम तने या जड़ की आंतरिक संरचना का। ये हमने, ये सबसे आउटर लाइन हमने बना दी एपिडर्मिस की, समझ में आ रहा है। ये चलो हम कल्पना कर लेते हैं, हमने बना दिया क्या, कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स का ये हमने एंडोडर्मिस बना दी, कॉर्टेक्स ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस के अंदर ये जो मैं परत बना रहा हूं कोशिकाओं की, सोचिए ये कौन सी होगी, पेरीसाइकल। अब इस पेरीसाइकल के भीतर, सॉरी एक मिनट, ये हो गई कौन सी, एंडोडर्मिस। इस परत को कह रहे हैं एंडोडर्मिस और इसे क्या कह रहे हैं, पेरीसाइकल या परिरंभ। गौर कीजिएगा, रंभ और परिरंभ में अंतर बता रहा हूं। एंडोडर्मिस के भीतर जो कुछ भी ऊतक है उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस के भीतर। अब एंडोडर्मिस यदि इसे कह रहे हैं तो एंडोडर्मिस के भीतर देखो क्या क्या है, परिरंभ, फिर जाइलम, फ्लोएम, मज्जा, मज्जा रश्मियां, ये सब मिलाकर क्या कह दिया हमने इनको, रंभ, ठीक है। फिर परिरंभ क्या हुआ, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे वाली परत को हम क्या कहते हैं, परिरंभ या पेरीसाइकल। तो सीधा सा अर्थ हो गया, रंभ के चारों तरफ वाला आवरण क्या कहलाता है,
रंभ कहलाता है, पेरिसाइकिल कहलाता है। तो यहाँ पर वो स्पष्ट है कि एक प्लीरोम से संवहन ऊतक बनते हैं, परिरंभ बनता है, मज्जा बनती है, मज्जा रश्मियां बनती हैं। आपको अभी क्या है कि एक आपके दिमाग में पिक्चर अभी नहीं बन रही है, यदि आपने 11th में ये एनाटॉमी ढंग से पढ़ी हो तो शायद बन रही होगी, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में वो जड़ और तनी की आंतरिक संरचना का चित्र सेट नहीं होगा ना, हमको इनकी लोकेशन समझ में नहीं आने वाली, और वो अभी हमारी अगली से अगली क्लास में हम समझ पाएंगे। एनीवे, आगे वाली स्लाइड लें। है? क्या उतारना था? चलो उतार लीजिए, ये बहुत अच्छी टर्म्स हैं, और जो मेन कंफ्यूजन ना वो इन्हीं तीनों टर्म्स पे होता है, समझ में ही नहीं आ पाती है। डर्मेटोजन क्या है, पेरीब्लेम क्या है, प्लीरोम क्या है, और यदि ये टर्म्स क्लियर होती हैं तो फिर इनसे आगे चलकर क्या बनने वाला है ये समझ में नहीं आ पाता। हो गया, छोड़ दें, बस 1-2-3 मिनट और। एक बार इसको ले लीजिए फटाफट से, यदि आप लिख रहे हैं तो। आप देखिए इसमें भी मेन चीजें लिख लें। आप गौर से देखिए इस चित्र को, ये मैंने वही हिस्टोजन थ्योरी को चित्र के रूप में लिया है। यहाँ एक शब्द आया है, देखो डर्मेटोजन लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा है, दिख नहीं रहा होगा, केवल बाहरी परत से और यहाँ तक की 5-7 परतों को क्या कहा हमने, पेरीब्लेम। और फिर सबसे सेंटर में कौन सा, इससे साफ जाहिर है चाहे वो तने का शीर्ष हो या जड़ का शीर्ष हो, सेंटर में शीर्ष विभज्योतक के सेंटर में जो पार्ट होगा उसे क्या कहेंगे हम, और सेंटर के दोनों साइड्स में जो होगा उसे, और सबसे बाहर होगा वो डर्मेटोजन होगा। क्लियर हो गया? डर्मेटोजन से एपिडर्मिस बनेगी, पेरीब्लेम से भरण ऊतक बनेगा, और प्लीरोम से सबवेस्कुलर बंडल्स बनेंगे। और इसके जस्ट नेक्स्ट जो स्लाइड है, एक बार नेक्स्ट स्लाइड और देखने, ये पूरा एक पूरा सारांश है आज का जो क्लास थी उसका। आप देखिए, बस 2 मिनट और लूंगा। ये मैंने शब्द लिखा प्राक विभज्योतक। प्राक विभज्योतक तो शब्द आया ही नहीं था हमारी पूरी क्लास में, आया था क्या? प्राक विभज्योतक प्रो नहीं आया था कहीं, प्रोकेम्बियम आया था, ठीक है ना। तो वो हिंदी का शब्द, अब देखो प्रोकेम्बियम अलग चीज है और प्राक विभज्योतक अलग चीज है। वापस क्लियर कीजिए शब्दों को। मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं प्राक विभज्योतक, ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में कह रहे हैं प्रोमेरिस्टेम। और एक शब्द लिख रहा हूं प्राक कैम्बियम, प्रोकेम्बियम। दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों अलग हैं। प्रोकेम्बियम तो वहां बनी थी जिससे आगे चलकर वेस्कुलर बंडल्स बने थे, ठीक है। अच्छा, प्राक विभज्योतक को हम दूसरे रूप में प्राथमिक विभज्योतक कह सकते हैं। अब समझ में आया? हो गया? चलो इसे हम फिर कल डिस्कस करेंगे। कल ले लेना, या उतारना चाहें तो बेशक उतार लें। आज की क्लास यही है, बाकी का इसका आगे स्थायी ऊतक वगैरह जो हैं, अभी तो केवल हमने विभज्योतक ही पढ़ा है, मेरिस्टेम। स्थायी ऊतक वाला टॉपिक अब हम कल, मेरी क्लास होती है तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यदि ये ऑफ करें तो ठीक है, नहीं तो उतार लो, 5 मिनट लगेंगे। ये हटा दूं मैं? तो वो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे बता दो यार कैसे लगाते हैं।